हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम चार्ल्स डिकेंस की फेमस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस ने हमें दो शहरों के बारे में बताया है, इसीलिए टाइटल में टू सिटीज़ दिया गया है, लंदन और पेरिस। इन दो शहरों से जुड़ी हुई है ये कहानी, इसीलिए इसका ये टाइटल है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल की इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर कैरेक्टर्स और समरी को समझते हैं। तो ये जो नॉवेल है वो एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, यानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है और रियलिटी में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों को इस नॉवेल में लिया गया है। इसे पब्लिश किया गया था 1859 और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी में लंदन और पेरिस में जो कुछ भी हुआ, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, उनके बारे में इस नॉवेल में बताया गया है। ख़ास तौर पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, गरीब लोगों ने अमीरों के खिलाफ जो लड़ाई की थी, उसके बारे में इस नॉवेल में बताया है। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच डॉक्टर मैनेट। तो इस नॉवेल में फ्रांस के एक डॉक्टर मैनेट की कहानी है और किस तरीके से उन्हें 18 साल तक बेस्टिल जेल में बंद करके रखा गया था। बेस्टिल एक बहुत ही इनफेमस जेल था फ्रांस का, जहाँ पर मासूम लोगों को बिना किसी बात के इम्प्रिजनमेंट मिलता था, जेल की कैद मिलती थी। तो इसी तरीके से डॉक्टर मैनेट को भी 18 साल तक वहाँ कैद करके रखा गया था। और फाइनली जब वो वहाँ से छूटे तो उन्हें उनकी बेटी लूसी मिलने आती है, जिनसे वो पहले कभी नहीं मिले थे, और फिर फाइनली वो लोग लंदन में रहने लगते हैं और डॉक्टर मैनेट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग इस नॉवेल के कैरेक्टर्स को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है डॉक्टर मैनेट। वो लूसी के फादर होते हैं और बहुत ही बढ़िया डॉक्टर होते हैं। उन्होंने 18 साल बेस्टिल प्रिजन में बिताए थे। नेक्स्ट कैरेक्टर डॉक्टर मैनेट की बेटी लूसी है, जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है और हालांकि वो फ्रेंच थी, लेकिन फिर भी वो पली बड़ी इंग्लैंड में थी। और टेल्सन बैंक नाम का एक जो बैंक होता है वो उसकी देखभाल कर रहा होता है, यानी बैंक के जो लोग होते हैं वो लूसी की देखभाल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स शायद मर चुके हैं। लूसी को नॉवेल में बहुत बार गोल्डन थ्रेड कहा गया है, इसीलिए क्योंकि एक गोल्डन थ्रेड की तरह, एक गोल्डन धागे की तरह वो सभी लोगों को जोड़कर रखती थी और उसके प्यार में ये पावर था कि वो अपने आसपास के लोगों को बदल सकती थी, ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स डार्ने, जो कि एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट था, यानी कि फ्रांस का एक अमीर आदमी था, लेकिन फिर भी वो फ्रांस में ना रहकर इंग्लैंड में रहा करता था, क्योंकि वो अपनी क्रूअल फैमिली के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो इनजस्टिसेस किए हैं गरीबों के साथ, उनमें वो शामिल हो या उसका नाम भी उसमें आए, इसीलिए वो अपनी फैमिली से कोई भी संबंध नहीं रखता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिडनी कार्टिन का, जो कि एक अल्कोहलिक अटॉर्नी था। एक अटॉर्नी एक असिस्टेंट होता है लॉयर का। तो जो सिडनी कार्टिन था वो स्ट्राइवर नाम के एक लॉयर का असिस्टेंट था, और सिडनी कार्टर एक अल्कोहलिक था, शराब पिया करता था और वो काफ़ी डिसोरिएंटेड किस्म का इंसान था। उसे पता नहीं था कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, लेकिन वो लूसी को पसंद किया करता था और अपनी इन्हीं फीलिंग्स की वजह से वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस नॉवेल का असली हीरो सिडनी कार्टन ही साबित होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मॉन्सियर डिफार्ज। तो जो डिफार्ज था वो एक वाइन शॉप का ओनर था और वो एक रेवोल्यूशनरी था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, यानी फ्रांस में जो लड़ाई हुई थी उसमें उसने हिस्सा लिया था। और पेरिस के एक पार्ट पुअर सेंट एंटोइन का वो एक रेवोल्यूशनरी था, यानी उस जगह का वो एक क्रांतिकारी था। और डिफार्ज जो था वो डॉक्टर मैनेट का सर्वेंट था काफ़ी साल तक, और इसीलिए वो डॉक्टर मैनेट की देखभाल किया करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैडम डिफार्ज, जो कि मॉन्सियर डिफार्ज की पत्नी थी और मिस्टर डिफार्ज की तरह वो बिल्कुल भी शांत नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल थी और उसे अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है जार्विस लॉरी, जो कि एक
एल्डरली बिजनेसमैन यानी एजेड बिजनेसमैन था और टेल्सन्स बैंक के लिए काम किया करता था। और वो एक बैचलर थे और काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड थे, बिजनेस में इंटरेस्ट लिया करते थे और काफ़ी ऑनेस्ट किस्म के इंसान थे। और वही डॉक्टर मैनेट की मुलाकात लूसी से कराते हैं, इसीलिए डॉक्टर मैनेट और लूसी दोनों ही लोग जारविस लॉरी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानने लगते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेरी क्रंचर, जो कि टेल्सन बैंक के लिए छोटे मोटे काम करने वाला एक आदमी था। इसके अलावा भी कोई छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग समरी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो 1775 का ईयर चालू था और फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, सोशल इल्स चल रही थी। तो जेरी क्रंचर, जो कि टेल्सन बैंक के लिए छोटे मोटे काम किया करता था, वो डोवर मेल कोच यानी ट्रेन को रोकता है और एक अर्जेंट मैसेज देता है जारविस लॉरी को। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि लॉरी को डोवर में वेट करना है एक यंग औरत के लिए। और लॉरी कुछ क्रिप्टिक वर्ड्स यानी 2-3 शब्दों में अपना जवाब फिर से उस आदमी के साथ, जेरी क्रंचर के साथ भेज देता है। वो जवाब में लिखता है रिकॉल टू लाइफ, यानी फिर से जिंदगी दे दी गई। तो किसको जिंदगी दी गई थी? एक्चुअली डॉक्टर मैनेट को जिंदगी दी गई थी, ये उसने लिखा था। सो एट डोवर लॉरी इज मेट बाय लूसी मैनेट। डोवर में लॉरी की मुलाकात लूसी मैनेट से होती है, जो कि एक यंग ऑर्फन थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। और उसके फादर एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे और उसे ऐसा लग रहा था वो मर चुके हैं। लेकिन फ्रांस में वो मिल जाते हैं। 18 साल तक उन्हें बैस्टिल प्रिजन में रखा गया था। लॉरी एस्कॉर्ट्स लूसी टू पेरिस। तो लॉरी जो है लूसी को पेरिस ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डेफार्ज मिलता है, जो कि डॉक्टर मैनेट का सर्वेंट था और उसी ने डॉक्टर मैनेट को सेफली एक गैरेट में यानी एक स्टोर रूम में रखा हुआ था। और 18 साल तक बैस्टिल में रहते रहते मैनेट जो थे वो काफ़ी पागल जैसे हो गए थे। और क्योंकि उन्होंने अपना सारा समय सिर्फ जूते बनाने में लगाया था, तो अभी भी वो वही काम कर रहे होते हैं। तो लॉरी कहते हैं लूसी से कि अगर तुम अपने पिता से अच्छी तरीके से बात करोगी और प्यार करोगी तो वो फिर से उनके जो फादर हैं वो रिकॉल हो जाएंगे लाइफ को, यानी फिर से पहले की तरह ही वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। उसके बाद अगला साल शुरू होता है, जो कि था 1780। और तब चार्ल्स डार्नी नाम का एक फ्रांस का आदमी होता है, जिसके खिलाफ कोर्ट में एक कार्रवाई चल रही होती है और उस पर ये आरोप लगाया गया था कि उसने ट्रीजन यानी कि उसने इंग्लैंड के खिलाफ कुछ काम किए हैं, अगेंस्ट द इंग्लिश क्राउन, यानी इंग्लैंड के खिलाफ वो काम कर रहा है, इंग्लैंड को वो धोखा दे रहा है। और तभी वहाँ पर एक लॉयर आता है जो कि चार्ल्स डार्नी का लॉयर था, स्ट्राइवो, और वो कहता है कि नहीं, डार्नी जो है वो निर्दोष है और वो इंग्लैंड को धोखा नहीं दे रहा। लेकिन उसके बाद फिर शराब पिया हुआ स्ट्राइवर का असिस्टेंट सिडनी कार्टन आता है और वो कोर्ट से कहता है कि आपको डार्नी को छोड़ना ही होगा, क्योंकि आपके पास क्या सबूत है कि डार्नी इंग्लिश क्राउन को धोखा दे रहा है, इंग्लैंड को धोखा दे रहा है, आपके पास इसका क्या सबूत है? क्योंकि देखो मैं भी तो डार्नी की तरह ही दिखता हूँ, ऐसा वो कहता है। और वाकई में सिडनी कार्टन बिल्कुल चार्ल्स डार्नी की तरह ही दिखता था। कार्टन क्लिंचेस हिज आर्गुमेंट बाय पॉइंटिंग आउट दैट ही हिमसेल्फ बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द डिफेंडेंट। कार्टन कहता है कि मैं डिफेंडेंट यानी कि जो चार्ल्स डार्नी है, देखो उसी की तरह दिखता हूँ। तो आपको कैसे पता, आपको कैसे ये पक्का मालूम कि जो डार्नी है वो ही एक स्पाई है, यानी वो एक डिटेक्टिव का काम कर रहा था फ्रांस की तरफ से, इंग्लैंड के ऊपर वो स्पाई कर रहा था। इसका आपके पास क्या सबूत है? क्योंकि देखो मैं भी तो डार्नी की तरह दिखता हूँ। लूसी एंड डॉक्टर मैनेट वॉच द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। लूसी और डॉक्टर मैनेट ये सब देख रहे होते हैं और इस तरीके से डार्नी जो है कोर्ट उसे छोड़ देता है, इसीलिए क्योंकि कोई भी पक्का सबूत उनके पास नहीं था जिससे ये साबित हो जाए कि डार्नी जो है वो एक स्पाई का काम कर रहा था और इंग्लैंड को धोखा दे रहा था। और उसके बाद फ्रांस में मार्किस एवरेमॉन्ड नाम का एक इंसान होता है। मार्किस एक सोशल पोजीशन है, मतलब वो काफ़ी एक अमीर आदमी था एवरेमॉन्ड, और वो एक गरीब बच्चे को अपने कैरेज, अपनी गाड़ी से कुचल देता है। लेकिन उसका
इस घटना का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अमीर है और गरीबों की लाइफ का उसके लिए उतना कोई महत्व नहीं था। तो वो कर्स करता है पीजेंट्री यानी गरीबों को, वो श्राप देता हुआ, गाली गलौज करता हुआ अपने घर जाता है और अपने नेफ्यू डार्नी का इंतजार करने लगता है जो इंग्लैंड से आने वाला था। उसके बाद फिर डार्नी वहां आता है और अपने अंकल और फ्रांस के अमीर लोगों को खूब कर्ज करता है और कहता है कि तुम लोगों को गरीबों के साथ अच्छा पेश आना चाहिए, तुम लोग जो अबॉमिनेबल ट्रीटमेंट यानी बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट देते हो गरीबों को, ये बिल्कुल भी गलत बात है। He renounces his identity as an Evremond and announces his intention to return to England. वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपनी पहचान ऐसी बनानी भी नहीं है, और वो कहता है कि वो इंग्लैंड जाएगा वापस। That night the Marquis is murdered, और उसी रात उस मार्किस का मर्डर कर दिया जाता है। और जिसने उसका मर्डर किया था वो एक नोट छोड़कर जाता है, उस पर लिखा हुआ था जैक्स, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज यानी फ्रांस के क्रांतिकारियों का एक निक नेम था, एक पेट नेम था। यानी फ्रांस के क्रांतिकारियों ने ही उस मार्किस को मार दिया था, यानी कि जो डार्ने है उसके अंकल का मर्डर कर दिया था। उसके बाद 1 साल पास होता है और डार्नी जो है वो डॉक्टर मेनेट से कहता है कि वो लूसी से शादी करना चाहता है, और वो ये भी कहता है कि अगर लूसी मान जाती है तो वो अपनी असली पहचान मेनेट को बता देगा कि वो एक्चुअली में कौन है, यानी कि वो फ्रांस का है और वहाँ का भी वो एक एरिस्टोक्रेट है, अमीर आदमी है, ऐसा वो बता देगा। कार्टन मीनवाइल ऑल्सो प्लेजेस हिज लव टू लूसी, एडमिटिंग दैट दो हिज लाइफ इज वर्थलेस शी हैज हेल्प्ड हिम ड्रीम ऑफ ए बेटर मोर वैल्यूएबल एग्जिस्टेंस। तो इसके साथ साथ कार्टन भी सोच लेता है कि वो उसे भी लूसी पसंद है और वो भी उसे प्यार करता है, और उसकी लाइफ भले ही वर्थलेस है लेकिन लूसी की वजह से उसकी लाइफ आज बेटर हो गई है। इन पेरिस मीनवाइल अनदर इंग्लिश स्पाई नोन एज जॉन बार्सर्ड ड्रॉप्स इनटू डिफार्ड्स वाइन शॉप। उसके बाद फिर पेरिस में एक इंग्लिश स्पाई को दिखाया जाता है, इंग्लैंड के एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जॉन बार्सर्ड, और वो डिफार्ज जो कि डॉक्टर मेनेट का सर्वेंट था उसकी वाइन शॉप में आता है, और वो इसलिए वहाँ आया था ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो क्रांतिकारी हैं और वो रेवोल्यूशन करने वाले हैं। तो मैडम डिफार्ज यानी जो डिफार्ज की वाइफ होती है वो वहाँ पर बैठकर उन लोगों का नाम लिख रही होती है और वो निट कर रही होती है, यानी कि वो एक सीक्रेटली वो उन लोगों का नाम निटिंग कर रही होती है, लिख रही होती है निटिंग करके, जिन लोगों को रेवोल्यूशन में लड़ाई में मारा जाएगा। बैक इन लंडन डार्ने ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज वेडिंग कीप्स हिज प्रॉमिस टू मेनेट। तो लंदन में डार्ने जो है अपनी शादी की सुबह मेनेट को अपनी सच्चाई बता देता है कि वो इंग्लैंड का नहीं है, वो फ्रांस का एक एरिस्टोक्रेट है। वो अपनी असली आइडेंटिटी बता देता है और मेनेट ये सुनकर थोड़े शॉक हो जाते हैं और वो फिर से अपनी प्रिजन हैबिट पर चले जाते हैं, यानी फिर से जूते बनाने लग जाते हैं। लेकिन 9 डेज के बाद यानी 9 दिनों के बाद वो फिर से नॉर्मल होते हैं और वो न्यूली वेड्स यानी कि लूसी और डार्नी जिनकी शादी हो गई थी उनको वो ज्वाइन कर लेते हैं। अपॉन डार्नीज रिटर्न कार्टन पेज हिम अ विजिट। तो जब डार्नी वापस आता है तो कार्टन फिर से उन लोगों को मिलने जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अपना फ्रेंड अभी भी बनाए रखना, और डार्नी कहता है कि तुम्हारा हमेशा हमारे घर में स्वागत ही होगा। उसके बाद फिर ईयर 1789 शुरू होता है और जितने भी पीजेंट्स हैं यानी फार्मर्स होते हैं पेरिस के, वो बेस्टिल जेल को, प्रिजन को स्टॉर्म करते हैं, यानी उसे वहाँ से मासूम लोगों को छुड़ाने के लिए जाते हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। और जितने भी क्रांतिकारी होते हैं वो अमीर लोगों को, अरिस्टोक्रेट्स को मारने लगते हैं। और तभी वहाँ पे गेबेल नाम का एक आदमी होता है जो एवरेमोंड के घर को मेंटेन किया करता था, वहाँ का केयर टेकर था, उसको इम्प्रिजन कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो बेसिकली गेबेल जो था वो डार्नी का एक नौकर था। तो 3 साल के बाद वो लेटर लिखता है डार्नी को और कहता है कि भाई मुझे इम्प्रिजन कर दिया गया है, मुझे जेल में डाल दिया गया है, अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे ये लोग मार देंगे।
तो हालांकि डार्नी के लिए बहुत खतरे की बात थी, क्योंकि वो भी एक एरिस्टोक्रेट था और अगर वो फ्रांस में जाता तो उसको भी पकड़ लिया जाता, लेकिन फिर भी वो फ्रांस के लिए तुरंत निकल जाता है। जैसे ही वो पेरिस में आता है तो वहाँ के जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी होते हैं उसे अरेस्ट कर लेते हैं, और लूसी और मेनेट, डॉक्टर मेनेट तुरंत ही पेरिस के लिए निकलते हैं ताकि उसको बचा सके। डार्ने रिमेन्स इन प्रिजन फॉर अ ईयर एंड 3 months बिफोर रिसीविंग ए ट्रायल। तो ऑलमोस्ट 15 months तक डार्ने जो है वो जेल में रहता है, और फिर उसको छुड़ाने के लिए मेनेट अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं और वो कहते हैं कि ये आदमी अलग है, ये भले ही एक एरिस्टोक्रेट है लेकिन ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसको छोड़ दो। और सभी लोग क्योंकि डॉक्टर मेनेट से सिंपैथाइज करते थे, क्योंकि बेस्टिल में वो 18 साल गुजार चुके थे, इसलिए लोग उन्हें उनकी बात को मान लेते हैं और डार्ने को छोड़ देते हैं। लेकिन फिर से उसी रात उसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है, और इस बार जो चार्जेस उसके ऊपर लगे थे वो डिफार्ज और उसकी वाइफ ने लगाए हुए थे। तभी वहाँ पर कार्टन आता है और वो एक प्लान बनाता है कि वो डार्ने को किसी भी तरीके से बचाएगा, और इसमें वो मदद लेता है जॉन बारसार्ड की, जो कि एक इंग्लिश स्पाई था। और एक्चुअली में जॉन बारसार्ड सोलोमन प्रॉस था, जो कि मिस प्रॉस का भाई था, और मिस प्रॉस जो थी लूसी की सर्वेंट थी। तो जब डार्नी का केस चल रहा होता है कोर्ट में, डिफार्ज एक लेटर दिखाता है जो कि मेनेट ने अपने जेल में लिखा था जब वो बेस्टिल में बंद था। वहाँ पर मेनेट ने एक लेटर लिखा था और लेटर में लिखा हुआ था कि वो क्यों वहाँ पर बंद है। तो बहुत सालों पहले जो भाई थे, एवरेमॉन्ड भाई, जिसमें डार्ने के फादर थे और उसके अंकल, उन लोगों ने मेनेट का मेडिकल असिस्टेंस लिया था। मेनेट एक डॉक्टर था और मेनेट की हेल्प ली थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि तुम जरा इस औरत को देखो। और वो औरत जो थी उनका उस औरत का रेप किया था उनमें से एक भाई ने, और उस औरत के भाई को उस दूसरे एवरेमॉन्ड भाई ने चाकू मार दिया था। तो बेसिकली दोनों औरत और आदमी को जख्मी किया था उन एवरेमॉन्ड ब्रदर्स ने, यानी डार्ने के फादर और अंकल ने उस औरत को और उसके भाई को जख्मी कर दिया था। फियरिंग दैट मेनेट माइट रिपोर्ट देयर मिसडीड्स, और फिर जब उन्हें ये डर लगा कि अभी मेनेट को तो पता चल गया है कि उन्होंने उस औरत और उसके भाई को मारा है, तब उन लोगों ने मेनेट को जेल में फिकवा दिया था, और उसकी वजह से 18 साल तक डॉक्टर मेनेट जेल में कैद रहे थे। तो जब ये स्टोरी जूरी सुनती है, जजेस सुनते हैं, तो वो डार्ने को पनिशमेंट के तौर पर कहते हैं कि तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी 24 घंटे के अंदर, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने बहुत ही बुरे काम किए थे। तो उस रात डिफार्ज के वाइन शॉप में कार्टन मैडम डिफार्ज की बातें सुन लेता है कि किस तरीके से वो लोग लूसी और उसकी बेटी को भी मरवा देंगे। तो बेसिकली वो लोग तीनों को ख़त्म करने का प्लान बना चुके थे, डार्ने को भी, उसकी वाइफ लूसी को भी और बेटी को भी। मैडम डिफार्ज टर्न्स आउट इज द सर्वाइविंग सिबलिंग ऑफ द मैन एंड वुमेन किल्ड बाय द एवरेमॉन्ड्स, और वो लोग ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि मैडम डिफार्ज उन्हीं भाई बहन जो कि एवरेमॉन्ड ब्रदर्स ने जिन भाई बहन को मारा था उनकी ही वो बहन थी, सिबलिंग थी, और इसी वजह से वो एवरेमॉन्ड्स का पूरा परिवार खत्म कर देना चाहती थी और डार्नी और उसकी फैमिली को मरवा देना चाहती थी। तो कार्टन जो है वो एक प्लान बनाता है कि किस तरीके से वो डार्नी को बचाएगा, और इसीलिए वो अरेंज करवाता है कि किस तरीके से मेनेट्स जो हैं वो तुरंत फ्रांस से निकलकर इंग्लैंड पहुंच जाएं। वो डार्ने को मिलने के लिए प्रिजन में, जेल में जाता है, और बहाने करके वो कपड़े बदल लेता है उसके साथ, इसीलिए क्योंकि कार्टन जो था वो डार्ने की तरह ही लगता था, एकदम ऑलमोस्ट सेम शक्ल थी उसकी, इसके लिए वो कपड़े चेंज कर लेता है डार्ने के साथ। और उसके बाद वो अपने फ्रेंड को ड्रग करता है और उसे बेहोश कर देता है, और फिर बारसार्ड जो है वो डार्नी को वहाँ से ले जाता है, और डार्ने अब बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था, वो कार्टन की तरह लग रहा था, और जो कार्टन था वो डार्ने की तरह लग रहा था। और कार्टन जो था वो अब क्योंकि डार्ने की तरह लग रहा था तो वो एग्जीक्यूशन का वेट करने लगता है कि कभी भी अब ऑर्डर आएगा और उसको फांसी की सज़ा होगी। इस तरीके से डार्ने, लूसी और उनकी जो बच्ची होती है और डॉक्टर मेनेट, ये सभी लोग पेरिस से निकल जाते हैं, और मैडम डिफार जो है वो
लूसी के अपार्टमेंट में आती है ताकि वो लूसी को भी पकड़ सके, लेकिन वो देखती है कि लूसी वहाँ नहीं होती। मिस प्रॉस जो कि लूसी की सर्वेंट है वो वहाँ होती है और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। और तब मैडम डिफार्ज अपनी ही बुलेट से, अपनी ही गन की बुलेट से वो मारी जाती है और सिडनी कार्टन जो है उसे गिलेटिन जो मशीन होती है जिसमें सर काट दिया जाता है, उसमें उसे मौत की सज़ा हो जाती है। और जो नरेटर है वो बताता है, स्टोरी का नरेटर, कि किस तरीके से फाइनली कार्टन की जो लाइफ है वो फुलफिल हो जाती है और जिस लड़की से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसके लिए ही वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है। सो कार्टन डाइज विद द नॉलेज दैट ही हैज़ फाइनली इम्ब्यूड हिज लाइफ विद मीनिंग। तो कार्टन इस सोच के साथ मर जाता है कि फाइनली उसने अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना लिया। उसे अपनी लाइफ हमेशा वेस्ट लगती थी लेकिन फाइनली उसकी लाइफ मीनिंगफुल हो गई और इसीलिए कार्टन ही इस स्टोरी का मेन हीरो है। तो यहीं पर स्टोरी की समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। चले हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।